हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 26 अगस्त 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के जो डाटा पॉइंट में सबसे पहले जो डिस्कशन किया गया है वो वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पुलिस में या पुलिस सिविल पुलिस में, उसके बारे में चर्चा की गई है। और इसमें बताया गया है कि जो ओवरऑल अगर कंट्री के लेवल पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 12% जो वुमेन हैं वो ही पुलिस में आपको दिखाई देंगी। और इसके अलावा जो कई स्टेट्स हैं उन्होंने 10% से लेकर 33% तक के रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वो वुमेन्स के लिए कर रखा है। और गवर्नमेंट जॉब्स में या पुलिस फोर्स में आप देखेंगे तो उसके अलावा भी जो ऐसे स्टेट्स नहीं है जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिले। कई स्टेट्स इतने ही है जिसमें 10% तक का जो रेशियो है वो वुमेन्स का अभी अवेलेबल है। और मैक्सिमम जो है वो बिहार में अभी अवेलेबल है, लगभग 25% के आसपास जो वुमेन्स हैं वहाँ पर पुलिस में भर्ती हुई हैं। तो जो वुमेन्स का जो रेशियो है वो पुलिस में काफ़ी कम है। और कई जो स्टेट्स हैं उसमें तो हायर रैंक में तो आप देखेंगे कि 8.7% ही टोटल जो रेशियो है वो पुलिस का अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए स्टेट सर्विसेज होती हैं, पुलिस सर्विसेज स्टेट जिसमें गेजेटेड फोर्स आती हैं, और आईपीएस होती हैं। ये दोनों गेजेटेड पोस्ट हैं। इन गेजेटेड पोस्ट पे जो है वुमेन्स का जो परसेंटेज है वो 8.7% ही अभी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी जो पुलिस में वुमेन्स के लिए देखने को मिलती है। और काफ़ी सारी परेशानियां अभी वुमेन्स को पुलिस में फेस करनी पड़ती हैं। उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। ऑन फील्ड टास्क इसमें होने के कारण जो एक वुमेन्स को प्रॉब्लम होती है वो भी देखने को मिलती है। कई कई जो पुलिस स्टेशन है वो ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने वीक हैं कि वहाँ पर सेपरेट जो वुमेन्स के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है। 34% जो पुलिस मैन है वो ये सोचते हैं कि जो वुमेन है वो पुलिस की जॉब के लिए कैपेबल नहीं है। और हाई इंटेंसिटी की यहाँ पर जॉब होती है तो उसे करने के लिए कैपेबल नहीं है वुमेन। 34% मैन ऐसा मानते हैं। और 22% वुमेन्स भी ऐसा मानती हैं कि जो लड़कियां हैं जो पुलिस में भर्ती होती हैं वो इस जॉब को करने के लिए कैपेबल नहीं है। वो लड़कियां स्वयं भी इस बात को स्वीकार करती हैं। 22% रेशियो उसका इस सर्वे में निकल के आया है। 37% जो वुमेन्स हैं वो उनका ऐसा मानना है कि अगर इसी प्रकार की सैलरी और पर्क्स अगर उन्हें किसी और जॉब में मिल जाए तो वो जॉब स्विच भी कर सकती हैं तुरंत प्रभाव से। तो इस प्रकार की स्थिति पुलिस फोर्स में वुमेन्स की अभी देखने को मिल रही है। जो शेयर है उसकी अगर बात करें तो जो टोटल शेयर है वो ओवरऑल तो 12% का इंडियन लेवल पर जो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 12% जो शेयर अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बताया कि बिहार में जो है वो मैक्सिमम 25% पुलिस फोर्स में देखने को मिलता है, जबकि 3.3% ही उसमें हाईएस्ट जो पोस्ट हैं उन पर देखने को मिलती है वुमेन्स। और इसके अलावा जो कुछ जो पोस्ट हैं उसमें रिजर्वेशन का रेंज जो है वो 10% से 33% तक का यहाँ पर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 12% से ऊपर नहीं जा सका है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो ये रेशियो है वो सिर्फ 3.3% है, क्योंकि वहाँ पर जो जॉब की कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही एडवर्स होती हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वहाँ पर कंडीशन रहती हैं। राजस्थान में आप देखेंगे तो 9.8% ही यहाँ पर सॉरी बिहार जो पुलिस में परसेंटेज है वो यहाँ पर 9.8% राजस्थान में देखने को मिलता है। और बिहार में आप देखेंगे तो 25.3% के समथिंग यहाँ पर रेशियो है पुलिस का। ये जो पूरे आप देश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर मिलता है। केरला जैसा जो स्टेट है, जो एजुकेटेड स्टेट हम जिसको मानते हैं, उस स्टेट में भी जो 7.7% ही पुलिस का जो परसेंटेज है वुमेन्स को प्राप्त है। तो इस प्रकार की स्थिति जो वुमेन्स है उनकी देखने को मिलती है। और 12% पुलिस फोर्स का रेशियो होने के बाद में भी जो लोअर गजेटेड हैं उन वो सिर्फ 8.7% ही है ओवरऑल अगर आप देखेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति
अभी देखने को मिलती है। इस सर्वे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैन पुलिस मैन और पुलिस वुमेन दोनों से पूछे गए। तो उनमें से 37% का ये मानना है कि ये सेम अगर सैलरी अगर किसी और जॉब में उनको मिल जाए और 6 to 9 की अगर वो जॉब हो तो वो उस जॉब को करने के लिए तैयार हैं और तुरंत प्रभाव से पुलिस की नौकरी छोड़कर उस नौकरी में जाने को तैयार हैं। इसके अलावा जो इसका जो जुरिस्प्रूडेंस है पुलिस स्टेशन का, उसमें को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 24% महिलाएं ऐसा मानती हैं। और इसके अलावा पुलिस वुमेन जो है वो ये कहती हैं कि कई जो स्टेशन हैं वहाँ पर तो टॉयलेट्स हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति भी काफ़ी देखने को मिलती है। और 22% का ऐसा मानना है कि ऐसी स्थिति यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मैन और पुलिस वुमेन से जो कई क्वेश्चंस इसमें पूछे गए, तो उन क्वेश्चंस का जवाब भी इसी तरीके से प्राप्त हुआ, जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी जॉब को लेकर काफ़ी दिख रहा है। सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस भी इसमें काफ़ी सारे होते हैं। और जो सेक्सुअल हरेसमेंट के बाद में अगर आप देखेंगे कि उसका जो रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रॉपर जो अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो पुलिस है वो पुलिस के खिलाफ ही शिकायत करती है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति पैदा होने वाली होती है। तो ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर जो वुमेन होती हैं उनके ऊपर इस प्रकार का जो जिम्मेदारी का काम है वो उनके लिए फिट नहीं मानी जाती हैं अपने जो कलीग होते हैं पुलिस मैन जो होते हैं उनके द्वारा। तो इस प्रकार की स्थिति के कारण ही ऐसा जो शेयर है, लो लेवल का शेयर है, वो अभी देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जो वुमेन्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनके पास में काम करने के लिए काफ़ी सारा होता है। जो होम का जो एनवायरनमेंट रहता है वो भी उन्हें मैनेज करना होता है, घर का काम होता है उसे भी उन्हें प्रॉपर तरीके से करना होता है। इसके अलावा अगर जॉब होता है, पुलिस का जॉब है, ऐसा है कि उसमें कोई टाइमिंग नहीं है। कोई अगर कैजुअलिटी हो जाए, कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए, तो 24/7 का यह जॉब है। तो ऐसी स्थिति में एक महिला के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो घर के साथ साथ जो जॉब है उसको सिंक्रनाइज कर पाए और प्रॉपर तरीके से दोनों चीज़ों को चला पाए। इसी वजह से भी ये जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है कि जो जॉब में पुलिस की जॉब में जो रेशियो है वुमेन्स का वो काफ़ी कम दिखाई पड़ता है। तो इन सब के कारण जो ऐसी स्थिति अभी वुमेन्स की देखने को मिलती है। और काफ़ी बड़े रेशियो में जो वुमेन्स हैं, पुलिस वुमेन हैं, वो भी ये नहीं चाहती कि वो इस जॉब को करें। तो आज के इस डाटा पॉइंट में यही जो सारी बातें हैं वो बताई गई हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पुलिस का रेशियो है वो किस प्रकार से वुमेन्स का भी बढ़ रहा है। अगर इस पे इंटरव्यू के टाइम पे अगर इसमें से कुछ अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप बताइए कि जो पहली वुमेन जो डीजीपी बनाई गई थी वो कहाँ पे बनाई गई थी और कौन से स्टेट में ये डीजीपी बनाई गई थी, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दिया है, और उस डिसीजन में उन्होंने ये बात की गई है कि जो ओबीसी के लिए, क्रीमी लेयर के लिए जो आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो डिसाइड कर रखा है, वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही होल एंड सोल इसमें नहीं होना चाहिए। और रिजर्वेशन के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। और रिजर्वेशन जो दिया गया था वो सोशल और इकोनॉमिक और इस प्रकार की जो बैकवर्डनेस थी उसके हिसाब से दिया गया था। तो इसलिए सोशल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया दोनों को देखे बिना सिर्फ खाली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ओबीसी का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना, तो इसे उन्होंने गलत बताया है। और अगर आप ये उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो कास्ट के हिसाब से अगर दिया जाता है, कास्ट के हिसाब से अगर उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही काफ़ी नहीं है। और इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में अपनी रूलिंग दी है और कहा है कि एक बैकवर्ड क्लास से के जो आदमी हैं, जो भी पर्सन्स हैं, जो भी इसमें आते हैं, उन्हें क्रीमी लेयर में ऐड करने के लिए जो
इकोनॉमिक क्राइटेरिया चलाया गया है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया काफ़ी नहीं है, और सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट इस ग्रुप का करने के लिए कुछ और तरीके से इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात इन्होंने कही है। और इंदिरा स्वामी जो केस 1992 में हुआ था उसका ये रिजल्ट था कि ये क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो निकल कर आया था। उस क्रीमी लेयर को भी उन्होंने अभी जो काफ़ी नहीं माना है, और क्रीमी लेयर का डिसाइड करने के लिए जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन्होंने दिया है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया काफ़ी नहीं है। बेसिकली जो ओबीसी का रिजर्वेशन होता है उस ओबीसी के रिजर्वेशन में जो एनुअल इनकम देखी जाती है, उस एनुअल इनकम में सैलरी और जो एग्रीकल्चर जॉब होती है वो एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है उस इनकम को काउंट नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो भी इनकम होती है उस इनकम को उसमें काउंट किया जाता है, जो 8 लाख का जो कैपिंग इसमें दिया हुआ है रिजर्वेशन के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो अगर एनुअल इनकम अगर जॉब से हो रही है, अगर आपकी सैलरी आ रही है तो वो सैलरी इसमें काउंट नहीं होती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर अगर इनकम आपकी हो रही है तो वो भी इसमें काम काउंट नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ऑलमोस्ट जो ओबीसी के जो मेंबर होते हैं उनको सबको रिजर्वेशन इसमें मिल जाता है, क्योंकि सैलरी और एग्रीकल्चर दो ही काम मेजर होते हैं। इसके अलावा अगर अगर किसी सोर्स से अगर आपको अगर वो हो रही है इनकम तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपने लगा रखा है उस इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से ही जो जॉब है वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि ओबीसी के जो रिजर्वेशन में कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें ये बोला गया है कि अगर आप ए ग्रेडेड या अलग जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं उसमें अगर गेजेटेड पोस्ट पर है तो ऐसी स्थिति में नॉन क्रीमी लेयर का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाता है और उसे क्रीमी लेयर में ही माना जाता है। और तो ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो अ, इस तरीके की स्थिति है उसमें आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं। और हाल ही में एक जो हाई कोर्ट हरियाणा हाई कोर्ट है उसके द्वारा भी इसी प्रकार का डिसीजन दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने 6 लाख का जो कैपिंग है वो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए क्रीमी लेयर के लिए डिसाइड किया था, जिसे कि हाई कोर्ट ने हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे इस पर लगा दिया था और कहा था कि इंदिरा स्वामी स्वामी के केस के अनुसार और जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार जो रिजर्वेशन दिया जाना होता है वो सोशल इकोनॉमिक और अदर फैक्टर्स के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन इसमें खाली इकोनॉमिक का फैक्टर कंसीडर किया गया है। तो ये कंसीडरेशन जो है वो गलत है और इसी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जो 50% की जो सीलिंग है रिजर्वेशन पे लगी हुई है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि 10% का जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया गया था, लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हैं और न्यू क्राइटेरिया इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी है और लैंड के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। तो ओबीसी में जो ये कैपिंग है वो 8 लाख की और ईडब्ल्यूएस में भी ये कैपिंग 8 लाख की एनुअल इनकम के हिसाब से की गई है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में जो बैलेंस है वो सेम सा है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो दोनों का क्राइटेरिया लगभग लगभग सेम है, लेकिन ओबीसी को जो रिजर्वेशन है वो अलग तरीके से दिया जाता है और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन अलग तरीके से दिया गया है। दोनों के जो इनका जो नंबर है रिजर्वेशन का वो भी काफ़ी डिफरेंट है। इसको ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 10% रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि ओबीसी को 27% तक का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर ये आज का आर्टिकल है और इन्होंने इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस प्रकार ये रूलिंग जो है रिजर्वेशन का जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसे नई डायरेक्शन आगे प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर की गई है कि जो क्लाइमेट पॉलिसी जो अभी ग्लोबली चल रही है और आईपीसीसी की जो अभी रिपोर्ट आई है उसका ग्लोबली कितना असर है और इंडिया के लिए इस रिपोर्ट का क्या मायना है उसके बारे में चर्चा हम काफ़ी आर्टिकल्स में
कर चुके हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस रिपोर्ट में विशेष, इस आर्टिकल में विशेष क्या है। तो इस आर्टिकल में जो मेनली बात की गई है वो आईपीसीसी की जो अभी रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, असेसमेंट रिपोर्ट, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और ये बताया गया है कि जो इंडिया का जो एमिशन का लेवल है, CO2 एमिशन का जो लेवल है वो काफ़ी लेवल लो है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो यूएस है, यूके है और यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसके अलावा चाइना है, इन कंट्रीज का जो एमिशन है CO2 का वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर है। और 2050 तक जो ग्लोबल एवरेज लेकर चलने की बात कर रहे हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट में। और जो टेम्परेचर लोअर डाउन की बात कर रहे हैं उसकी में जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अभी लो लेवल का है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो इंडिया का स्टार्ट हुआ था वो काफ़ी समय बाद में हुआ था। और जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन और जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो काफ़ी पहले चालू हो गया था। तो पर कैपिटा एमिशन जो है वो इन लोगों का ज़्यादा है, जबकि जो इंडिया का पर कैपिटा एमिशन है वो काफ़ी लो लेवल पर है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो ग्लोबली अगर इस चीज़ को अगर अपन हम देख के चलें और उसके हिसाब से रिजल्ट निकालें तो भारत अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में जो भारत को कवर करना है वो अब अपने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर लेवल अचीव करना चाहते हैं तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल को हमें बढ़ाना होगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टेटस है, स्ट्रेचर है, उसको भी आगे लेके जाना होगा ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज से हमारी जो बराबरी है वो जल्दी ही हो पाए। इसके अलावा एमिशन का जो सोर्स है वो भी यहाँ पर देखने की बात की गई, जैसे कि जो सीमेंट का यूज़ है और कई अदर जो मिनरल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। इनके द्वारा जो एमिशन होता है इसे हम अभी ड्रॉप नहीं कर सकते और इसका जो कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होने की स्थिति में इसका यूज़ करना हमारे लिए एक मैंडेटरी जो चीज़ है वो बन गया है। और कई आइडियाज़ और इम्प्लीकेशंस इसके साथ में दिए गए हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर इसी तरीके से अगर प्रकृति का दोहन चलता रहा और ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर चलता रहा तो उसकी वजह से रेनफॉल में जो चेंजेस है वो आएंगे, क्लाइमेट में जो चेंजेस हैं वो आएंगे, क्लाइमेट शिफ्टिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति देखने को अभी हाल ही में मिल भी रही है और ऐसी स्थिति आगे जाके जो है और भी खराब होने के कगार पर है। तो उसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार पूरे वर्ल्ड को देखने की जरूरत है। और इंडिया का जो स्टैंड है अभी कार्बन एमिशन को लेकर वो एकदम क्लियर है और बहुत अच्छा विजन इंडिया के पास में है। हाल ही जो G20 की मीटिंग हुई थी उसमें भी इंडिया ने इसी को लेकर काफ़ी अच्छा अपना जो प्रस्ताव है वो रखा था कार्बन एमिशन को लेकर। और इसमें नई पॉलिसी बनाकर पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसे लागू करने के एक सजेशन इसमें दिया गया है। तो कुछ डाटा इसमें अभी डिस्कस किया है, उस डाटा को हम देखते हैं कि क्या डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और डाटा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो इसमें बताया गया है कि जो पर कैपिटा वर्ल्ड का जो अभी लेवल चल रहा है, एवरेज चल रहा है, वो 6.55 टन का चल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है ये, और इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन अभी चल रहा है तो 1.96 टन के समथिंग ही चल रहा है। जो आप देखेंगे कि जो 6.5 जो टोटल ग्लोबल एवरेज है पर कैपिटा का, उसमें इंडिया का जो रेशियो है वो आप देखेंगे कि वन थर्ड के समथिंग इंडिया का भी एमिशन है। तो इंडिया अभी ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन में है। इसके अलावा जो ये एमिशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसमें 2.5 टाइम्स इसमें ज़्यादा किया जाता है, 2 गुना, 2.5 गुना इन कंट्रीज़ के द्वारा ज़्यादा एमिशन किया जाता है। इसके अलावा जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइना है, उसका जो एवरेज पर कैपिटा एमिशन है वो 6.4 के समथिंग है। तो आप देखेंगे चाइना भी जो ग्लोबल एवरेज है उसके बराबर है, फ्रांस से लगभग वही है और यूनाइटेड किंगडम भी वही लगभग वही है। तो इसमें नेट जीरो एमिशन की अगर हम बात 2050 तक अगर कर पाएंगे या कर रहे हैं
और अगर नेट जीरो एमिशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो ऐसी स्थिति में इंडिया को अभी इसी लेवल से अपना अर्बनाइजेशन है वो लो लेवल पे करना होगा, और जो रूरल पॉपुलेशन पॉपुलेशन है उसे मिडिल क्लास की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो इसी की वजह से अभी जो स्थिति है वो इंडिया के लिए इसी सोच के साथ लेकर चलने की है कि नेट जीरो जो एमिशन है उसे हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस हैं, यूके हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने अपना जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया है, जो ये इस स्टेट्स हैं, ये जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर काउंट होती हैं और इनका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो गया है। तो अगर एमिशन को लेकर अगर आगे चलते हैं तो एमिशन ये लोग जीरो लेवल पर ला भी सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी समय लगेगा। और इंडिया ने तो अभी जो डेवलपमेंट की स्टेज है वो अभी अचीव भी नहीं की है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा स्कोप अभी देश के अंदर अवेलेबल है। ऐसी स्थिति में अगर हम इसी स्थिति से जो 1.96 टन का लेवल अभी हमारा चल रहा है, इससे अगर हम नेट जीरो तक जाते हैं तो सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से आगे की चीज़ें हमें इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए। इसके अलावा जो इंडिया का जो क्लाइमेट ट्रीटी के हिसाब से स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो 60% जो ग्लोबली जो एमिशन है वो इन्हीं के द्वारा स्टेट्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप शामिल हैं, जिसमें 97 बिलियन टन कार्बन गैस का जो है एमिशन इनके द्वारा किया जा सकता है, जो ग्लोबली 60% का इसमें कंट्रीब्यूशन देता है। और आप देखेंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सिर्फ 1/4 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो उसका हिस्सा यहाँ पर निवास करता है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर सिर्फ एक चौथाई पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की और एमिशन जो है वो पूरे एमिशन का 60% है, तो इन कंट्रीज को ही इस एमिशन के बारे में पहले सोचने की ज़रूरत है। हालांकि यूएस ने जो उनके पुराने प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने तो क्लाइमेट चेंज जैसी किसी बात से या ग्लोबल वार्मिंग जैसी किसी बात से सहमत होने से भी इनकार किया था। तो ऐसी स्थिति इन डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा देखी जा रही है। और जो वर्ल्ड का जो रिमेनिंग कार्बन बजट है उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया के पास में अभी काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, और 400 गीगा टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन बजट है वो अभी अवेलेबल है। और यूएस इसमें जो कंट्रीब्यूशन देता है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस के द्वारा दिया जाता है। और न्यू क्लाइमेट पॉलिसीज जो इन कंट्रीज़ के लिए बनाई जानी चाहिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए कि किस प्रकार से आप डेवलपमेंट भी साथ साथ करते रहें, और डेवलपमेंट साथ साथ चलाने के साथ साथ जो कार्बन का एमिशन है उसे भी आप कम कर दें। कार्बन बजट इसमें एक टर्म दिया गया है, इसका मतलब होता है कि जो टोटल अमाउंट आप एमिट कर सकते हैं 1.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड का तापमान है उसे बनाए रखने के लिए। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर आपका इंक्रीज होता है तो ऐसी स्थिति में जो आपके पास में टोटल अमाउंट होता है कार्बन को एमिट करने के लिए, कार्बन के एमिशन को जारी रखने के लिए, उसे कार्बन बजट के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसके अलावा आप देखेंगे जो एसेंशियल एमिशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की भी ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में जो कई चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं उन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट भी जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, और इन्हीं के कंबशन से जो 25% का जो एमिशन है वो क्रिएट होता है, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट काम में आता है, स्टील काम में आता है, इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होने की स्थिति में जो ये एमिशन है वो इन चीज़ों से लगातार बनता रहेगा, और अगर जो डेवलपमेंट का अगर कार्य इससे चलता रहेगा तो इन चीज़ों का यूज़ भी होता रहेगा। तो कुल मिला के जो बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है उसमें यही बताया गया है कि जो इंडिया के पास में अभी काफ़ी सारा स्पेस अभी अवेलेबल है डेवलपमेंट के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, और जो कार्बन एमिशन की जो हमारी कैपेसिटी है वो भी अभी काफ़ी लो लेवल पे है, ग्लोबल एवरेज से हम लोग काफ़ी नीचे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया को अपना स्टैंड देखकर चलना होगा कि उसे आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है,
और या फिर जो नेट जीरो की बात जो आईपीसीसी की रिपोर्ट में कही गई है कि ग्लोबली इस प्रकार की प्रॉब्लम आगे जाके होने वाली है, और इंडिया को भी इस स्थिति के लिए अवगत कराया गया है कि इंडिया के साथ में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, जो जिसमें मेजरली जो रेनफॉल और क्लाइमेट शिफ्टिंग की बात उनके द्वारा की गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बहुत ही वाइज डिसीजन कंट्री को लेना होगा, और जो भविष्य में किस प्रकार की स्थिति पैदा होगी उसका इस प्रभाव जो है वो इन्हीं डिसीजंस के आधार पर निर्धारित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो जस्टिस जो सिस्टम है हमारे यहाँ पे जुडिशरी है उसको लेकर बात की गई है। और जुडिशरी में जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है कि किस प्रकार से जो पेंडेमिक चला था और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस चालू हुआ था उसमें कोविन पोर्टल के द्वारा रजिस्ट्रेशन शुरू में किया जा रहा था। तो उस रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना प्रसंज्ञान लिया था, और ये कहा था कि जब पूरे देश में टेक्नोलॉजी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है तो जो हेल्थ का जो राइट है वो एक फंडामेंटल राइट की तरह उसे ट्रीट किया जाना चाहिए कंट्री के द्वारा। और जो अच्छी हेल्थ जो हमारे देश के सभी नागरिक का अधिकार है उसे प्रोवाइड करा जाना चाहिए। हर देश में हर कोने पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोविन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन सभी के लिए वैक्सीनेशन जो लगाए जाना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में देश को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का डेवलप करना चाहिए, टेक्निकली जो साउंड होना पड़ेगा। कई देश के ऐसे कोने हैं जहाँ पर फ़ोन की तो बात बहुत दूर की है, वहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर किस प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें प्रोसेस हो पाएंगी और वैक्सीनेशन का जो हमारा ड्राइव चल रहा है वो उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कोर्ट ने ये डिसीजन तो टेक्नोलॉजी को लेकर कोविन के ऊपर दे दिया, सरकार के ऊपर इस बात को डाल दिया, लेकिन जुडिशरी में जो इस प्रकार का टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है वो अभी तक जो है जुडिशरी प्रॉपर तरीके से खुद भी नहीं कर पाई है। जुडिशरी में जो ई कोर्ट्स वाला सिस्टम जो फेज चालू हुआ था वो 2007 में पहला फेज चालू हुआ था। उसके बाद में अभी नए फेज की शुरुआत होने की बात कही जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में तो बहुत दूर की बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जो केसेस की ये पेंडेंसी है वो बहुत ही हाई लेवल पर है। इसके अलावा जो ई कोर्स में जो लाइव इसका परफॉर्मेंस करने की बात की गई थी, लाइव इसकी जो सुनवाई होती है वो दिखाने की बात की गई थी, उसमें भी अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है, पेंडेमिक शुरू होने के बाद में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी सुनवाई चल रही है, और वो भी जो हीनियस क्राइम है, जो जरूरी सुनवाई है वो ही चल रही है। ऐसी स्थिति में भी जो केसेस का नंबर है वो कम नहीं हुआ है, और सुनवाई इनकी कम होने कम ही हो रही है, जबकि प्रॉपर तरीके से सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी का यूज स्वयं जुडिशरी के द्वारा ही प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा कमी की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। जुडिशरी में पहले से ही काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, जो उन वैकेंसीज में काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक केस को डेली बेसिस पे सुना भी नहीं जा सकता है, इवन एक महीने में भी एक केस का नंबर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और ऐसी स्थिति के चलते जो जुडिशरी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कंट्री के लिए कही गई है, वो ये डेवलपमेंट जुडिशरी को खुद के अंदर भी करना चाहिए, और इस प्रकार का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो जो फास्ट जस्टिस की बात जो की जा रही है उसको लेकर चलें, और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट वर्ल्ड दुनिया में ही नहीं, देश में ही नहीं, और जुडिशरी खुद के अंदर भी इस प्रकार का सुधार करे, और टेक्नोलॉजी को अपना कर और टेक्नोलॉजी हायर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर इस प्रकार की स्थिति बनाए कि जल्दी केसेस का निस्तारण हो सके, चाहे कैसी भी स्थिति हो, और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके। तो इसी के बारे में इसमें बात बताई गई है कि जो जस्टिस सिस्टम है वो हमारे देश में सुधारना होगा, और टेक्नोलॉजी इसमें एक गेम चेंजर्स के रूप में काम कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 को शुरू करने की बात की गई है, और एमएसएमई को इसमें जो बेस टारगेट बनाने की बात की गई है कि जो भारत में अभी करंट स्टेटस में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एमएसएमई के द्वारा ड्राइव किया जाता है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका जो रोल है वो काफ़ी मिनिमम है। तो ऐसी स्थिति में जो ये एमएसएमई वाली जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के द्वारा ही देश का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और इंडस्ट्री 4.0 का जो टर्म है वो जर्मनी गवर्नमेंट के द्वारा 2011 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, जर्मनी गवर्नमेंट के द्वारा इसे दिया गया था वर्ष 2011 में। इंडस्ट्री 4.0 वर्ड इनके द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो रोबोटिक्स का जो अभी डेवलपमेंट है उसमें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाना, इस प्रकार की चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी। तो उन्हीं सबको देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसे इसी प्रकार से डेवलप किया जाना चाहिए। और जो पोटेंशियल है एमएसएमई के पास में वो काफ़ी बेहतर अवेलेबल है। 6 करोड़ एमएसएमई हमारे देश में अभी अवेलेबल हैं, वर्किंग हैं, और लगभग 11 करोड़ जो एम्प्लॉयज़ को हैं वो ये जॉब्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने जॉब्स दे रखी हैं, और काफ़ी ज़्यादा नंबर में एमएसएमई भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात को कहा गया था कि एमएसएमई है उसे हमें ग्रो करने की तरफ दिया जाना चाहिए। पेंडेमिक का दौर अभी जैसा शुरू हुआ था तो वो एमएसएमई के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो दी गई थी। तो इसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है कि जो यूएस है उसमें डिजिटल डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सारा उन्होंने वहाँ पर एक बताया है। और चाइना ने भी इसे इंडस्ट्री 4.0 का नाम दिया हुआ है, मेड इन चाइना इसे बोला गया है। और इंडिया के द्वारा भी इसे मेक इन इंडिया के द्वारा संबोधित किया गया है, और डिजिटल इंडिया का नाम भी इसे दिया गया है। तो इस प्रकार जो इंडस्ट्री 4.0 की शुरुआत तो हमारे देश में की गई है, लेकिन इस 4.0 को एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके एमएसएमई को बढ़ावा देके इंडस्ट्री 4.0 को डेवलप किया जाना चाहिए। और इसके द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स भी की जा सकती है। आउटसोर्स में टाइमिंग का ध्यान रखा जा सकता है, किस प्रकार से जो दूसरी कंपनीज हैं वो अभी अपना प्रॉपर चैनल बनाकर किस प्रकार से सप्लाई कर रही हैं, किस प्रकार से उनको प्रॉफिट हो रहा है, उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इनको भी डेवलपमेंट करना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं वो एमएसएमई के लिए उनको उसमें थोड़ी शिथिलता दी जानी चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट हो सके और जो ये सारा प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके, और तुरंत प्रभाव से इसमें रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है, कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन और अन्य स्थिति बनी थी उनके कारण से काफ़ी जो डाउनफॉल है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ गया है। तो उसी को कवर करने के लिए जो इंडस्ट्री 4.0 है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसी की तरफ आगे बढ़ के इन सब कार्य को करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों हाल ही में 100 दिवसीय जो सुजलम अभियान है उसकी शुरुआत की गई है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 100 दिवसीय सुजलम अभियान अगर पूछा जाए तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह में इसमें सुजलम की शुरुआत की गई थी, जिसमें ग्रामीण स्तर पर जो अपशिष्ट जल प्रबंधन होता है उसमें विशेष रूप से 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ज़्यादा गांवों को ओडीएफ प्लस गांवों में परिवर्तित किया जाएगा। बेसिकली इसमें जो अपशिष्ट जो जल प्रबंधन होता है, जो वेस्ट होता है, जिसे हम माने कि सीवेज का जो वाटर होता है अपशिष्ट जिसे कहा जाता है, उसके प्रबंधन को यहाँ पर लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे सुजलम कहा गया है। ये अभियान के प्रयासों को कम से कम समय में त्वरित रूप से पूरे गांव देश के गांव में ओडीएफ प्लस वाली स्थिति में इसे चलाया जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत 25 अगस्त 2021 को की गई है, और अगले 100 दिनों तक यह अभियान चलेगा। 25 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई है, और इस अभियान के माध्यम से केवल गांवों में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए वांछित जो बुनियादी संरचना है और सोख गड्ढे हैं उनका निर्माण किया जाएगा। सोख गड्ढे बेसिकली एक
पॉट होल किया जाता है, एक हॉल किया जाता है जिसमें कि जो ये वाटर है उसको, जो अपशिष्ट जल है उसको एकत्रित किया जाएगा, और वाटर बॉडीज के सतत प्रबंधन में भी इससे मदद मिलेगी। गांवों में और गांव के बाहरी इलाकों में गंदे पानी का निष्कासन और वाटर बॉडीज का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। इस अभियान के अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त तो होगी, और वाटर बॉडीज के पूर्ण रूप से लाने में इसमें सहायता मिलेगी। क्या क्या वर्ग इस अभियान के तहत किए जाएंगे, इसमें वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सामुदायिक परामर्श, खुली बैठक और ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ओडीएफ की निरंतरता बनाए रखने और ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए 100 गड्ढों का आवश्यक संख्या में जो संकल्प पारित किया जाएगा। इसके बाद में निरंतरता बनाए रखने और 100 गड्ढों के निर्माण संबंधी गतिविधि की शुरुआत के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा आवश्यक संख्या में 100 गड्ढों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद आईसी के माध्यम से जहां आवश्यक हो वहां पर शौचालय को पुनर्निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा सुनिश्चित करना होगा कि गांव के सभी नए जो परिवार हैं उनको शौचालय की सुविधा प्राप्त है। तो इसमें ओडीएफ का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा, और जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है उसके लिए भी इसमें कार्य किया जाएगा। बेसिकली जो ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें इसका निर्णय लिया जाएगा। तो कौन इसमें वर्किंग बॉडी है उसका भी आप ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा की बैठक में इसका जो जो भी इसका प्रस्ताव होगा वो पारित किया जाएगा, और देखा जाएगा कि किसने 100 गड्ढों की आवश्यकता या ग्रे वाटर प्रबंधन करने के लिए कितने जो चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पर है उसी हिसाब से गड्ढों का निर्माण किया जाएगा। और अगर वहाँ पर शौचालय के निर्माण की भी अगर आवश्यकता है तो वो शौचालय का निर्माण भी इसमें किया जाएगा, और देखा जाएगा कि किस प्रकार से ओडीएफ का जो फॉलो है वो भी यहाँ पर किया जा सके। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो 100 दिवसीय सुजलाम प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर की गई है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो इसे आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।